मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर है। कल शाम 6 बजे से ही चुनाव प्रचार का जो शोर है वो प्रचार जो है वो थम चुका है। इसी के साथ साथ तमाम पार्टियों ने अपने प्रचार को विराम लगाया है और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां भी जमकर तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी था और ऐसे में 5 तारीख यानी कल जो है मतदान होना है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव जो है ये बड़ा अहम माना जा रहा है। बड़ी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां पर जो है टिकट मिला है और इसी के साथ साथ ये बड़ा मुकाबला है। और प्रचार थमने के बाद जो है पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। 5 तारीख को मतदान होना है और इस उपचुनाव में कड़ी टक्कर जो है वो बताई जा रही है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होनी है। 414 मतदेय स्थलों पर जो है मतदान कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 210 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग के साथ 25 मतदेय स्थलों पर जो है वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर और 9 उड़न दस्ता टीम, 9 स्थैतिक निगरानी टीम, 6 वीडियो निगरानी टीम, 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उपचुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया है। इस उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने पहले ही अपना प्रत्याशी उतारने से मना कर दिया था। कांग्रेस का यह साफ तौर पर कहना था कि वह 2027 की तैयारियों में जुटी है और इस उपचुनाव में कांग्रेस सपा का साथ देगी। चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था और आखिरी दिन में भी अखिलेश यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। अब ऐसे में देखना यह है कि कल का उगता सूरज किसके पक्ष में होता है। और उपचुनाव के रण को और भी सियासी पारे को हाई करने के लिए और भी कल अखिलेश यादव ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में उसी तरह से बाहर हो जाएगी जिस तरह से लोकसभा के अंदर हुई थी। ये बड़ा बयान दिया अखिलेश यादव ने और इसी जनसभा के अंदर उन्होंने अजीत प्रसाद को लेकर बात भी कही और ऐसे में तमाम मुद्दे भी उठाए। चले बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए संतोष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ सुबोध श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। संजय जी, पहला सवाल आप ही से कर लेता हूं संतोष जी कि अब मिल्कीपुर उपचुनाव का चुनाव प्रचार थम चुका है, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। अब उगता सूरज किसके पक्ष में होता है ये तो कल पता चलेगा जब मतदान शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन, क्योंकि लास्ट नाइट जो होती है हम कहते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग होती है क्योंकि इस दिन बहुत भागादौड़ी देखने को मिलती है। क्या कुछ आज का वह नजारा बना हुआ है? मिल्कीपुर में किस तरह की भागादौड़ी और राजनीतिक उलट पलट देखने को मिल रहे हैं? संतोष पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है संतोष जी आप तक? चलिए सुबोध जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? और ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और सपा की टक्कर है। बातचीत करने के लिए सुबोध श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुबोध जी, मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर आखिरी दिन, कुछ चंद घंटे हम कहकर चले कि अभी कुछ घंटे बचे हैं, कल काउंटिंग होनी है, मतदान होना है और ऐसे में मतदान से पहले अब कैसी सियासी उलटफेर, कैसा माहौल वहां देखने को मिल रहा है? लोगों का क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है? चलिए, कुछ तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं बन पा रहा, मैं फिर रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले मिल्कीपुर उपचुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि अपने प्रत्याशी को लेकर जमखम के साथ लड़ रही है, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री सभी वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी के बाद हर पार्टी अपने अपना जो रजमाइश जो है वो कर रही है। समाजवादी पार्टी जो कि अपने आप को मजबूत मानती हुई नजर आ रही है, जहां पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है जो कि पहले ही घोषणा हो चुकी थी। तो ये बड़ा फायदा उनके लिए रहा कि जब पहले उपचुनाव हुए थे तो तभी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी देर से अपने उम्मीदवार का ऐलान करती हुई नजर। अब पार्टी के लिए बड़ा मुकाबला ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहां पिता अजीत प्रसाद के जो पिता है अवधेश प्रसाद, वो यहां से विधायक रह चुके हैं
और अब सांसद है, जाहिर सी बात है कि उनके लिए तो ये सीट घर की सी सीट है। लेकिन बीजेपी कैसे बढ़त बनाती है, ये बड़ा चैलेंज है। और खासकर बीजेपी के लिए परेशानियों का सबब ये भी है कि अभी हाल ही में हुए उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने जीत तो दर्ज की थी, लेकिन सवाल यह है कि जहां छोटे स्तर पर हम चुनाव देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपना जो मैदान है वो खो देती है। अब मैदान कितना सजा है बीजेपी के लिए, ये ऐसे सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। बीजेपी क्या करती है, क्या रणनीति अपनाती है? हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं वहां करके गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनसभा को संबोधित किया और प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की मांग की। लेकिन जनता ये तय करेगी कल कि किसको वोट देना है, किसकी सरकार लानी है। वह मिल्कीपुर चुनाव के अंदर तमाम पार्टियों ने अपना जोर आजमाइश किया और एक बड़ी बात यहां सामने आई कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ी, कांग्रेस ने अपना समर्थन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद को दिया। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और चंदन पासवान के खिलाफ अजीत प्रसाद, एक बड़ा मुकाबला है। अजीत पासवान यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। अब परेशानियां ये है कि एक तरफ कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती है लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में, चाहे वो दिल्ली की बात करें, वहां अलग अलग चुनाव लड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो समाजवादी पार्टी को समर्थन देती है। कांग्रेस का मानना है कि वो 2027 की तैयारी कर रही है, तो सीधी टक्कर कांग्रेस 2027 में लेकर चलती है बीजेपी से। लेकिन समाजवादी पार्टी को आज उनका समर्थन ये दर्शाता है कि कांग्रेस धरातल पर काम करने से हिचकिचा रही है और उपचुनाव में लड़ने से इनकार करे। वहीं बसपा का भी यही हाल है, जिन्होंने हाल ही में हुए उपचुनाव में यह ऐलान किया कि वो किसी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो बड़ी लड़ाई अब दो ही बड़ी पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर मिल्कीपुर सीट पर, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टक्कर देने के लिए पासवान को उतारा है। मैदान में चंदन पासवान को उतारकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया था। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को वोटिंग है, जिसके लिए ये बड़ा ऐलान किया गया था। बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी संतोष पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष पांडे का मैं रुख करना चाहूंगा। संतोष जी, कल चुनाव होना है। रात को हमने देखा कि कल शाम को जो है चुनाव प्रचार थम गया था। इसके बाद आखिरी दिन जो चंद घंटे हम मानकर चले चुनाव से पहले होते हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिलहाल क्या कुछ वहां आखिरी घंटों के अंदर लोगों का मिजाज नजर आ रहा है, लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? थम गया, तो प्रत्याशी का जो कैंपेनिंग का काम होता है वो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और किया भी जाता है। कल सुबह से वोटिंग होनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों दल अभी तक आपने देखा कि चुनाव प्रचार करते नजर आए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अखिलेश यादव ने भी जनसभा को संबोधित किया। निश्चित तौर पर देखना होगा कि प्रत्याशी के सर पर, किस प्रत्याशी के सर पर ताज होता है, आज तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कल वोटिंग है, जो जनता है, लोग हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। वो अपने अपने पाले में कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जो उनको लाइक करता है, ऐसे प्रत्याशी के लिए वो मतदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही नजदीकी मामला है रोहित जी, क्योंकि जब कभी बहुत ही नजदीकी मामला होता है चुनाव प्रचार में, तो ये पहले से कह पाना संभव नहीं हो पाता कि कौन किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें और या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सीधी टक्कर है और नजदीकी मामला होने की वजह से किसका पलड़ा भारी है ये अभी कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केंद्र में सत्ता में है और पूरी कोशिश कर रही है इस कामयाबी को अपने पाले में लाने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी दमखम लगाए हुए है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव सहित तमाम बड़े नेता उनके चुनावी प्रचार
करते नजर आए, कैंपेनिंग करने का काम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके 6 मंत्री लगे हुए थे, उनकी भी साख दांव पर है, क्योंकि वो इस सीट को जीत करके एक संदेश देने का काम करना चाह रही है कि जिस तरह से अयोध्या की लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारा था और ये मिल्कीपुर जीतकर एक संदेश देने का काम करने वाली है कि अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित तौर पर यह परिणाम 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि इसके पाले में जाते हैं, लेकिन अभी इस तरह से हम जनता की बात करें, मतदाता की बात करें, तो वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। बिल्कुल संतोष जी, आप बने हमारे साथ। तो सुबोध श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुबोध जी, चुनाव जो है कल मतदान होना है, उसको लेकर पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो चुकी है, कैसी तैयारियां चल रही है मतदान को लेकर? जी आपको से कल पूरा थम गया है, और चाहे जिलाधिकारी यानी जो निर्वाचन अधिकारी है और कप्तान ने सारी तैयारी पूरी कर ली गई है, और यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है जीआईसी के मैदान से। यहाँ पर जो जाएंगी लोग, और यहाँ जो टीमें रवाना हो रही हैं उनको कप्तान की निगरानी में, डीएम की निगरानी में यहाँ से जो है उनको रवाना किया जा रहा है। कल वोट है, कल मतदान है, तो ऐसे में जो सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं, सारे अधिकारी लगे हैं, 240 बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर पूरी सतर्कता के साथ बताया गया है। और अगर बात की जाए, जो जिलाधिकारी है उन्होंने बताया है कि बाहरी फोर्स लगाए गए हैं, यहाँ के फोर्स लगाए गए हैं, तो सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 244 जो बूथ केंद्र बने हुए हैं वहां पर भारी फोर्सेस मौजूद रहेंगे, और मोबाइल से जो है सबका जो है बात करते रहेंगे। जो फोर्सेस होंगे तो पूरे बूथ की बात की जाएगी, पूरे विधानसभा की बात की जाएगी, तो चप्पे चप्पे पर फोर्स होगी, किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पावे। सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखते हुए मतदान को सफल संपन्न कराने में जो है पूरे टीम लगी हुई है। कि सुरक्षा की आपने बात की, तो निगरानी करने के लिए मतदान केंद्रों पर क्या क्या व्यवस्था की गई है जिससे कि मतदान जो है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके? जी तैयारी की बात की जाएगी, जो 240 बूथ है, तो जो बूथ पर जो अधिकारी लगे होंगे, जो वहां पर सुरक्षा कर्मी लगे होंगे, वो लाइनअप में सबको मतदान जो मतदाता जाएंगे उनको लाइनअप करके और लाइन में खड़े रहेंगे। उनके पहचान पत्र की बात की जाएगी। अगर जो आरोप लग रहे थे कि पर्ची नहीं बट रही है, तो पर्चियां की बात की जाएगी। तो यहाँ पर साफ साफ कर दिया गया है, जिलाधिकारी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी मतदान केंद्र पर जाएंगे उनके पास आईडी प्रूफ, जहां पर उनकी फोटो लगी हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार हो या कुछ भी पैन कार्ड हो, जिसमें उनके फोटो लगी, पहचान पत्र लगी हो, तो वो मतदान केंद्र पहुंचकर और मतदान कर सकते हैं। बिल्कुल संतोष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव जो हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि अजीत प्रसाद के पिताजी अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे, फिर सांसद चुने गए तो इस्तीफा दिया, फिर पार्टी की जो ये सीट है मिल्कीपुर की खाली हो गई। अब लड़ाई मान कर ये चलिए कि बीजेपी ने हालिया दिनों में उपचुनाव के अंदर बड़ी जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी इस सीट से पहले ही जीती हुई थी। अब लड़ाई ये मानकर चले कि दोनों अपने अपने रूप में विजेता तो है, दो विजेताओं की लड़ाई में आपको नजर आता है कि समाजवादी पार्टी जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें साबित हो सकती है? देखिए, इसमें कोई अगर हम बात करें तो कोई ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 3 बार की बात करें तो उसके अलावा हमेशा से समाजवादी पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। निश्चित तौर पर जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, तब देश की जो समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहा है, उनकी एक बहुत बड़ी लहर रही है, तभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। यानी कि आपने देखा कि 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत दर्ज किया था, लेकिन फिर आपने देखा कि 22 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ में चुनावी मैदान में उतरी है। वो पूरी तरह से इस बात को, जिस तरह से आपने देखा कि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें कई सीटों पर उसको जीत हासिल हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित भी है, और सारे जो भी हथकंडे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए वो बीजेपी लगा भी रही है। समाजवादी पार्टी तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रही है। देखना होगा कि किसके पक्ष में ये जीत जाती है, लेकिन निश्चित तौर पर अब ये चुनाव आयोग भी तय कर सकता है कि किस तरह से वो मतदान कराती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी, आपने देखा कि तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाया, उसका ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम से अपने लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्ती कराने का आरोप लगाने का काम कर रहे थे। फिलहाल अभी वोटिंग नहीं हो रही है, वोटिंग कल से शुरू होगी। किस तरह से चुनाव आयोग इस जो है विधानसभा में वोटिंग कराता है, किस तरह से कितने परसेंटेज वोटिंग होती है और किस तरह से शासन और प्रशासन पर जो आरोप है वो निराधार होते हैं, निराधार लगते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी रोहित जी।
बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव बड़ा अहम ये हो गया क्योंकि पहले जब तमाम उपचुनाव के तारीखें ऐलान हुई थी तो मिल्कीपुर का नहीं हुआ था कि मिल्कीपुर की सीट पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था, फिर ऑब्जेक्शन हटा लिया गया, तो अब चुनाव हो रहे हैं। अब बड़ा मुद्दा ये रहा कि अजीत प्रसाद का ऐलान पहले हो चुका था और बीजेपी ने तो चंदन पासवान का ऐलान भी अब अंतिम दिनों में किया है। तो पार्टी ने जो हम सपा की बात कर ले तो उन्होंने पहले ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। क्या लगता है कि इस ऐलान का जो ये समय मिल गया अजीत प्रसाद को, ये फायदा अजीत प्रसाद को होगा क्योंकि लोगों के बीच जाने का अधिक समय उनको मिला है? चंदन पासवान तो अंत में बिल्कुल ऐलान उनका हुआ है। जी आपको बता दें रोहित जी, जिस तरीके से लास्ट में अगर ये जो हुआ है, चुनाव की बात करेंगे, जो उपचुनाव होने जा रहा है, एक सीट बची थी वो भी हाई प्राइस सीट बन चुकी है। अगर जो लाभ इनको अगर मिल रहा है अजीत प्रसाद को, तो कहीं ना इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि इनको समय मिल गया, प्रचार प्रसार करने का समय मिल गया। अगर बात की जाएगी जो आरोप प्रत्यारोप की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं जो है आरोप प्रत्यारोप पर जो उंगलियां उठी थी कि भाजपा के लोग सपा वालों के झंडे उखाड़ दे रहे हैं, बैनर उखाड़ दे रहे हैं और उनको परेशान किया जा रहा है और गाड़ी जो उनकी वाहन, प्रचार वाहन को भी रोका गया। ऐसे में जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगते रहे, पुलिस का आरोप लग रहा था, अब सवाल खड़ा होता है कि जो आरोप लगे थे, ऐसे में जो अब किसके पाले में चीज आती है, और भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों की आमने सामने की टक्कर है और दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद हो और चाहे भाजपा पार्टी के चंदन पासवान हो, दोनों एक ही समाज से आते हैं, यानी पारसी समाज से आते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है, जिस तरीके से आप पूरी दमखम से भाजपा यहाँ पर लगी हुई है, 6 कैबिनेट मंत्री और मौजूदा जो यहाँ पर जो मंत्री है, विधायक है, सांसद है, ऐसे में जो सीट प्रतिष्ठा की बन गई है, तो यहाँ पर लगता है कि जो है सीधी टक्कर जो है होने की बात हो रही है। लेकिन अगर बता दें आपको, जिस तरीके से अजीत प्रसाद चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो टक्कर है, लेकिन ये किसके पाले में सीट जाती है तो अनुभव बताएगा। अच्छा, बिल्कुल। आज सुबोध जी, क्योंकि आपने कहा कि दोनों एक ही जाति से, मैं जानना चाहता हूं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जाति समीकरण क्या कहता है और ये जाति समीकरण किसके फेवर में इस बीच नजर आ रहा है? रोहित जी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जातीय समीकरण की बात की जाएगी तो अब तो साफ साफ हो गया है कि दो समाज के लोग, यानी पारसी समाज के दोनों प्रत्याशी आते हैं। तो अब सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ब्राह्मण कार्ड जो खेला गया है, जो 70,000 समथिंग ब्राह्मण है, तो अगर बात की जाए कि यहाँ से खब्बू तिवारी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अगर भाजपा से खब्बू तिवारी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से बड़ा चेहरा पूर्व मंत्री तेजपाल पांडे पर है, वो भी कमान संभाल रखी है। लेकिन इसके पाले में सीट आती है, ये तय पाना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल संतोष जी, मैं जानना आपसे ये चाहता हूं क्योंकि कल चुनाव होने हैं, लोग अपनी मत का जो है इस्तेमाल करने वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है, जो उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर, जैसे अभी सुबोध जी ने भी कहा कि पर्चियों को लेकर बड़ा बवाल हो रहा था कि पर्चियां नहीं मिलेंगी। अब ऐसे में पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी, सुरक्षा का घेरा बड़ा जरूरी है। सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षा की लेयरिंग की गई है, किस तरह की वहां सुरक्षा व्यवस्था है? अगर मैं विजिलेंस के अलावा बात करूं, मैं आर्म्स की बात करूं, तो वो कैसी है वहां? मेरी आवाज पहुंच रही संतोष जी आप तक? जी रोहित जी, करके आपने देखा कि समाजवादी पार्टी तमाम तरह के आरोप लगाए थे और आरोप के बाद अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग, जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग पर है और चुनाव आयोग का यही कहना है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण मतदान होगा, किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होगी। अगर हम बात करें पर्ची वितरण का, तो ये भी आयोग की तरफ से कहा गया है कि वहां पर मौजूद जो बीएलओ होंगे वो पर्ची का वितरण करेंगे। जिनके पास पर्चियां नहीं मिली हैं, नहीं पहुंची हैं उनके घरों पर, उनको भी पर्ची देने का काम बीएलओ की तरफ से फिर से किया जाएगा। और जो लोग हैं, मतदाता है, वो अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट है, दिखा करके वो मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। निश्चित तौर पर आरोप और प्रत्यारोप लगने का जो काम है वो हमेशा से विपक्ष का है। जब सत्ताधारी पार्टी होती है और उससे चुनाव लड़ना होता है रोहित जी, तो निश्चित तौर पर जो आरोप होते हैं वो लगते हैं, ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोगों का कहना है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग पूरी तत्परता के साथ में इस चुनाव को संपन्न कराने में लगा हुआ है।
हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात किया, आयोग की बात सुन लिया जाए तो वो भी उनका भी यही कहना है कि पूरी तरह से जो चुनाव है वो निष्पक्ष कराए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई दबाव में चुनाव नहीं होना है, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहना है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें तो लगातार आरोपों का जो झड़ी है वो लगाते चले आ रहे हैं। आयोग से मिलकर के तमाम तरह की शिकायतें दर्ज कराने का काम किया। आपने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपने लेटर पैड पर अपने साथियों के साथ मिलकर के चुनाव आयोग से लगातार मांग भी करते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि किस तरह से कल चुनाव आयोग संपन्न कराता है। रोजी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल बड़ी बात है ये। सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि चुनाव है कल और जनता अपने मत का इस्तेमाल करने घरों से निकलेगी, लेकिन ऐसे मुद्दे क्या है जिन पर जनता इस बार वोट करने वाली है? मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर क्या कुछ प्रमुख ऐसे परेशानियां थी जिसको लेकर जनता मांग उठा रही थी और वो मांग लगता है कि पार्टी के उस समर्थन में जा सकती है? मांग क्या क्या है, कैसे मुद्दे हैं वहां पर? रोहित जी, आपको बता दें, जो वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता, जो वहाँ के लोग, जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, इनका एक ही मुद्दा है। जो किसान जो फसल उपज करता है और साल भर इसका इंतजार करता है और जब फसल कटने की बारी आती है, जब उसको लाभ मिलने वाला होता है, तो जो सांड है, जो आवारा पशु है, इनके फसलों को बर्बाद कर जाते हैं, चढ़ कर जाते हैं। तो ऐसे में किसान क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या करेगा? तो ये अफसोस करता है। यही एक मुद्दा जो है किसानों का एक मुद्दा है। और जो वहाँ के लोग रहते हैं, अधिकांश लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है भारी पड़ रहा है। और इस मुद्दे से निजात की बात की जाएगी तो लगातार सीएम योगी ने जो है यहाँ पर गौशालाओं की बात किया, लेकिन अगर किसानों की बात की गई तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर बने गौशाला उससे कोई लाभ नहीं है, उसके बावजूद भी जो है हमारी फसलों को जो है हमारा पशु उसको चट कर जाते हैं, तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमारा पालन पोषण होगा? ये एक बहुत मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है आपने। आखिरी सवाल मैं और लेता हूं संतोष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब मिल्कीपुर सीट है, उपचुनाव है। अब मिल्कीपुर सीट, क्योंकि हम मान के ये आखिरी उपचुनाव हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि 2027 में वैसे भी चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये उपचुनाव जो पार्टी जीतती है मानकर चले, ये सेमीफाइनल लेकर चल रहे हैं हम 2027 के चुनाव का। आपने देखा कि जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें भी यही माना जा रहा था कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगी थी। उत्तर प्रदेश में जितना बड़ा उसको उम्मीद से बहुत कम भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत पाया था। और इन जो 9 सीट हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीता था और 1 सीट ये भी तो अपने आप में सेमीफाइनल ही मान करके चला जा रहा है। क्योंकि जब आपने देखा कि 9 सीटों में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता तो उसका उत्साह थोड़ा सा बढ़ा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का उत्साह कम हो गया था और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उत्साहित हो गई थी क्योंकि लोकसभा का चुनाव उसने जीता था पूरे परफॉर्मेंस के साथ में। और ऐसे में अब ये भी एक ताक का सवाल है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। इसमें किसके सर पर ताज होगा ये पता चल पाएगा अगर हम बात करें। बिल्कुल, अब ये सभी की निगाह टिकी हुई है इस बार के कौन यहाँ जीत हासिल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, सुबोध श्रीवास्तव जी, तमाम जानकारी के लिए आपका। और ऐसे में कल चुनाव होना है, उपचुनाव के अंदर लोग अपने मत का इस्तेमाल करने जाएंगे और हम टीवी 100 के माध्यम से ये अपील करते हैं कि कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सेंटर्स पर जाए, मतदान करें और वोटिंग सेंटर्स पर जाके अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 100।